मैंने सबके सीक्रेट्स अपने अंदर दफन रखे और अपनी बड़ी बहन जैसी लड़की को डेट करता रहा। हाँ, वो औरत जो मुझसे 13 साल बड़ी थी, पूरे 5 साल तक। और लैंटन फेस्टिवल के दिन जब हम फाइनली अपनी फैमिलीज को सच बताने वाले थे, वो अचानक मेरे पास आई। उसकी सांसें मेरे कान को छू रही थीं जब उसने अजीब से मजाक में धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ खेलकर थक चुकी हूं, तुम किसी और से शादी क्यों नहीं कर लेते? और मुझे याद है मैंने सोचा था कि मैं पक्का तमाशा करूंगा और चाहे जो हो जाए साफ इनकार कर दूंगा। पर इसके बजाय मैंने खुद को सरप्राइज करते हुए एकदम शांति से उसकी तरफ देखा और बोला ओके। और फिर मैंने सेलिब्रेट करने के लिए रेड वाइन की बोतल खोली, जैसे ये कोई बहुत बड़ा रिलीफ हो, जैसे उसको मेरे जैसे हेडेक से फाइनली छुटकारा मिल गया हो। असलियत तो ये थी कि अपनी पिछली लाइफ में मैंने उससे शादी करने के लिए अपनी फैमिली के सामने बहुत भीख मांगी थी, पर शादी के बाद उसने हमेशा मुझे कोल्ड इंडिफरेंस के साथ ट्रीट किया और मेरी क्लोज आने की हर कोशिश को हर रात रिजेक्ट कर दिया। यहां तक कि जब कार एक्सीडेंट के बाद मेरा खून बह रहा था, उसने थोड़ी सी भी टेंशन नहीं दिखाई। ऊपर से वो मेरी केयरलेसनेस पर मुझ पर ही भड़क गई। और बहुत टाइम बाद मुझे सच पता चला कि उसके दिल में कोई और ही था, उसका व्हाइट मूनलाइट, जिसे वो 18 साल से प्यार करती थी। और मुझसे शादी करना बस अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने का एक नाटक था। उस मोमेंट मुझे फाइनली समझ आ गया कि भीख मांगकर मिला प्यार हमेशा एक ना एक दिन खत्म हो ही जाता है। तो जब मुझे दोबारा जीने का चांस मिला तो मैंने उसकी हर विश पूरी करने का डिसीजन लिया। और इस बार जब मैंने उसकी तरफ देखा तो हल्की सी स्माइल के साथ बोला, मैं भी खेलकर थक गया हूं, चलो ब्रेकअप करते हैं। वो एक पल के लिए फ्रीज हो गई। शायद उसे लगा कि उसने गलत सुना है और शौक में मुझे घूरती हुई बोली, जू, क्या तुम्हें पता भी है तुमने अभी क्या कहा? पर मेरे चेहरे पर वही शांत और बेफिक्र स्माइल थी जब मैंने जवाब दिया, हाँ मुझे पता है। क्या तुमने अभी मुझे किसी और को ढूंढने को नहीं बोला? और मैं ये सोचे बिना रह सका कि पिछली लाइफ में अगर उसने ऐसी कोई बात कही होती जिससे मुझे हल्का सा भी दुख होता तो मैं एक डेस्परेट पपी की तरह उससे चिपक जाता, उसका हाथ पकड़कर तब तक हिलाता जब तक वो अपनी गलती न मान लेती। पर इस बार मैंने कुछ अलग चुना। मैंने उसकी विश पूरी करके खुद को आजाद करना चुना। और जैसे ही उसने गुस्से से तेवर बदले और कुछ बोलने वाली थी, हमारे बगल वाली टेबल से कांच टूटने की जोर की आवाज आई और एक फिगर रोते हुए दरवाजे से बाहर भागता हुआ दिखा। इस शोर ने तुरंत आसपास के सभी लोगों का अटेंशन खींच लिया और सब मुड़कर देखने लगे। तभी मेरी असली बड़ी बहन युआन ने उसको प्लेफुली कोहनी मारी और बोली, हे, जिसने ग्लास तोड़ा क्या वो तुम्हारा एक्स नहीं था? तुमने उसे आज यहाँ क्यों बुलाया? न्यू ईयर पर चीजें तोड़ना अच्छा नहीं होता, कहीं ये तुम्हारी वजह से तो नहीं? उसकी खूबसूरत भौएं और सिकुड़ गईं जब वो खड़ी हुई और जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी। और जल्दी ही बाहर रोने की आवाज धीमी हो गई और किसी कपल की तरह फुसफुसाने में बदल गई। और इस बीच टेबल पर एक के बाद एक डिश आती गई, पर मैं बस बिना किसी फीलिंग के शांति से अपने बोल को देखते हुए खाता रहा, क्योंकि पास्ट में जब भी कोई नई डिश आती थी मैं तुरंत कुछ उठाकर उसकी बोल में रख देता था। जब से मैं उससे मिला था ये मेरी आदत बन गई थी, स्पेशली क्योंकि वो हमेशा वर्क कॉल्स में बिजी रहती थी और कई बार फोन उठाने के लिए बीच खाने से उठ जाती थी। और जब भी मेरी बहन मुझे उसके लिए इतना डिवोटेड देखती थी, वो जेलस होकर मुझे चिढ़ाती थी, यार तू फिर से उसे खिला रहा है, तू अपनी खुद की बहन पर इतना ध्यान नहीं देता। अब मुझे समझ आया, क्या तुझे इससे प्यार हो गया है या कुछ ऐसी बातें। और ऐसे बहुत से मोमेंट हैं जब मेरे मुंह से सच निकलते निकलते बचा था, पर हर बार वो बहुत स्मार्ट तरीके से हमारे बीच डिस्टेंस बना लेती थी। मेरे बालों को ऐसे बिखेरती जैसे मैं बस एक छोटा भाई हूं और स्माइल करते हुए कहती, तुम तो बस मेरे छोटे भाई हो। और मैं हमेशा समझ जाता था कि उसका क्या मतलब था। वो कभी नहीं चाहती थी कि हमारा रिलेशन पब्लिक हो। और पूरे 5 सालों तक उसने सोशल मीडिया पर मेरे बारे में कभी कुछ पोस्ट नहीं किया, यहां तक कि ऐसा कुछ भी नहीं जो सिर्फ मुझे दिखे, जैसे वो हमारे प्यार का हर नामो निशान मिटाना चाहती हो। पर क्योंकि मैं उससे इतना डीपली प्यार करता था, मैं बार बार ऐसे ही शैडोज में छुपे रहने को तैयार था। और जब मेरी बहन मुझे चुपचाप खाते हुए देख रही थी तो उसने हंसते हुए मजाक किया, तुम जाकर सिस्टर वॉनी को चेक क्यों नहीं करते? ध्यान रखना, इस हिसाब से तो वो किसी और के साथ भाग जाएगी। और चॉपस्टिक्स पकड़े हुए मेरे हाथ हवा में ही रुक गए जब मैंने शांति से रिप्लाई किया, अगर वो किसी और के साथ भाग जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो बस उसका भाई हूं, मुझे इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है ना? और ये सुनकर मेरी बहन ने अचानक मुझे बहुत सीरियसली देखा, जैसे वो मेरे चेहरे पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो। और तभी वो सूनचन के साथ वापस आई, जिसकी आंखें लाल थीं जैसे वो अभी रोकर आया हो, जबकि उसने बड़ी सॉफ्टली उसका हाथ पकड़ा हुआ था और बीच बीच में उसको कंफर्ट कर रही थी। और ये देखकर मेरी बहन ने ताली बजाई और हंसकर बोली, वार्निंग और सूनचन, तुम दोनों वापस आ गए। और जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले उसने अचानक मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पैनिक साफ दिख रहा था और वो जल्दी से बोली, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं और ये बस सालों पुराने क्लासमेट्स हैं, थोड़ी कंसर्न दिखाने में क्या बुराई है? मेरी बहन बेशर्मी से थोड़ा आगे आई और चिढ़ाते हुए बोली, मैं भी तो तुम्हारी पुरानी डेस्कमेट हूं, पता है ना? क्या मेरे लिए थोड़ी कंसर्न नहीं दिखा सकती? और सुआनिंग बस स्माइल की और उसको हल्के से पुश कर दिया। पर जैसे ही मैंने सूनचन को वहां ऐसे नाजुक और डिपेंडेंट हालात में खड़े देखा तो मेरे अंदर कुछ शांति से बदल गया। तो मैंने सॉफ्टली अपनी बहन को साइड किया और बोला, सिस, सेकंड सिस्टर और ब्रदर सनचैन की दुनिया को डिस्टर्ब मत करो, बस जाओ और खाना खाओ। और ये बोलते ही मैं सुआनिंग की तरफ मुड़ा और एक ब्राइट और बिना किसी एफर्ट वाली स्माइल के साथ बोला, सही कहा ना सेकंड सिस्टर?
जैसे ही ये नाम मेरे मुंह से निकला वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। उसका फेस अनरीडेबल हो गया और वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे मुझे समझने की कोशिश कर रही हो। पर एंड में उसने कुछ नहीं कहा और बस वहां से पलट गई और सुनचैन को अपने साथ ले गई। और जैसे ही वो दोनों टेबल से गए, आसपास के लोगों ने तुरंत फुसफुसाना शुरू कर दिया। मैंने कहा था ना, व्हाइट मूनलाइट वाले प्यार की पावर बहुत बड़ी होती है। आज रात इन दोनों को एक साथ देखा ना, वो पक्का फिर से साथ आ जाएंगे। और दूसरी आवाज आई, एग्जैक्टली उस टाइम जब सुनचैन को किडनी फेल होने की वजह से ट्रांसप्लांट की बहुत जरूरत थी, तो स्वान निंग ने बिना सोचे उसको अपनी किडनी दे दी थी और उसकी खुद की रिकवरी से पहले ही वो उसकी केयर करने के लिए हॉस्पिटल वार्ड भाग गई थी। उसने एक तरह से अपनी आधी जिंदगी उसे दे दी। किसी और ने कहा, अब जब सुनचैन देश वापस आ गया है तो उनका फिर से अलग होना इम्पॉसिबल है ना? और ये सब सुनकर मेरा सीना इतने दर्द से कसा गया कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मुझे पता चला कि उनकी किस्मत तो मेरे आने से बहुत पहले ही जुड़ी हुई थी और मैं ही अकेला बेवकूफ था जो एक ऐसे रिश्ते से चिपका था जो कभी दुनिया के सामने आने ही नहीं वाला था। और पिछली लाइफ में जब मेरी और स्वान निंग की थी, तब सब कुछ पूरी तरह बदल गया था। हम अलग अलग रूम्स में सोते थे, यहाँ तक कि हमारे खाने के बर्तन भी अलग रखे जाते थे। और सिर्फ तब जब उसके पेरेंट्स ने हम पर बच्चा पैदा करने का प्रेशर डाला तो उसने बस एक टास्क पूरा करने के लिए रोते रोते मुझे गले लगाया। और उस रात उसने लाइट्स ऑफ करने को कहा और पूरे टाइम आंखें बंद रखी, जैसे वो किसी बहुत बड़े अपमान को झेल रही हो। और ठीक अगले ही दिन वो सुनचैन के घर चली गई और पूरी रात वापस नहीं आई। और मुझे आज भी याद है एक सर्दी का दिन जब मुझे इन्फ्लुएंजा ए हो गया था और मैं पूरी तरह वीक बेड पर पड़ा था और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोल रहा था, पर उसने इरिटेट होकर मना कर दिया और ओवर टाइम काम का बहाना बनाया। पर बाद में वो सुनचैन के साथ एक वॉच शॉप पर घड़ी खरीदने गई, जहां सेल्स क्लर्क ने उन्हें इतना लविंग कपल होने पर कांग्रेचुलेट भी किया था। और फिर वो मेरी कार एक्सीडेंट वाला दिन आया, जब मैं सड़क पर खून से लथपथ पड़ा था और दर्द में उसको कॉल कर रहा था, पर उसने चिढ़ते हुए फोन उठाया और बोली, ये तो बस एक कार एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट है, ऐसा तो नहीं कि तुम मरने वाले हो। चिल्ला क्यों रहे हो? खुद 12 डायल कर लो, हॉस्पिटल बहुत बिजी है। अगर और कुछ नहीं है तो मैं फोन रख रही हूं। और जब मैंने दोबारा कॉल किया तो उसका फोन स्विच ऑफ था। उस रात हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए मैंने देखा कि सुनचैन ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक 8 अपडेट्स पोस्ट किए थे। सभी में स्वान निंग उसके बर्थडे पर उसके साथ डिज्नीलैंड गई हुई थी और हर 9 फोटोज के ग्रिड में बीच वाली फोटो हमेशा उनके किस करने की होती थी। और उस मोमेंट मेरे अंदर जीने की चाहत पूरी तरह खत्म हो गई और आखिर में बहुत ज्यादा खून बहने से मेरी मौत हो गई। फिर भी स्वान निंग को यही लगता रहा कि मैं बर्थडे बैंक्वेट के टाइम बस नाटक कर रहा था। और अब इस लाइफ में वापस आकर जहां स्वान निंग मेरी दुनिया का सेंटर नहीं थी, सब बस अपने अपने काम में लगे थे और मुझे वहां और रुकने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो अपना खाना खत्म करके मैं निकल गया और मैं ये सोचे बिना नहीं रह सका कि पास्ट में वो मुझे हर 3 मिनट में मैसेज करती थी, पर आज रात वो बहुत शांत थी और बाहर नए साल का जश्न मनाते पटाखों की आवाज हवा में गूंज रही थी। फिर भी मुझे बिल्कुल खुशी फील नहीं हो रही थी। और रात 1 बजे जब फायरवर्क से खिड़की रोशन हुई, सुवान निंग जो सोशल मीडिया पर ना के बराबर पोस्ट करती थी, उसने अचानक अपना अकाउंट अपडेट किया। फोटो में सुनचैन उसके कंधे पर सर रखकर गहरी नींद में सो रहा था और कैप्शन में बस एक वर्ड था। पर पोस्ट करने के ठीक 1 मिनट बाद कमेंट सेक्शन ऐसे मैसेजेस से भर गया, तुम दोनों को लंबी उम्र और शादी की ढेर सारी बधाइयां और अनगिनत आशीर्वाद 100 साल के साथ के लिए। और मैंने कैजुअली उसे लाइक कर दिया, पर जब मैंने पोस्ट रिफ्रेश की तो वो डिलीट हो चुकी थी। और ठीक अगले ही सेकंड सुनचैन ने मुझे मैसेज भेजा, सिस्टर वान निंग मुझे घर छोड़ने आई थी, मैं गलती से उनके कंधे पर सो गया, काफी रात हो गई है और मुझे उन्हें अकेले वापस भेजना ठीक नहीं लग रहा, तो मैंने उन्हें आज रात अपने घर रुकने दिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? और मैंने बिना किसी फीलिंग के रिप्लाई किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब से वो जिसके भी साथ हो और वो कुछ भी करे इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। और जैसे ही मैं सोने वाला था, स्वान निंग ने भी मुझे एक मैसेज भेजा, सोन अभी जल्दी ही देश वापस आया है, उसने न्यू ईयर के लिए ज्यादा नए कपड़े नहीं खरीदे हैं, तुम्हारे पास कुछ नए कपड़े हैं ना? कल के लिए उसे पहनने को दे दो, मॉल बंद है और उसके पास शॉपिंग का टाइम नहीं है। और जैसे ही मैंने वो मैसेज पढ़ा, मेरा पहले से खराब मूड और भी घटिया हो गया। मैं बस यही सोच पा रहा था कि अपनी पिछली लाइफ में मैं पक्का अंधा था, जो मुझे उससे प्यार हो गया था क्योंकि मैंने खुद के लिए खरीदे नए कपड़े अभी तक पहने भी नहीं थे। फिर भी वो चाहती थी कि मैं वो कपड़े उस इंसान को दे दूं जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उसने मुझे समझ क्या रखा था? गुस्से में मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, मैंने बस अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। पर अगले ही दिन सुबह वो सुनचैन के साथ मेरे दरवाजे पर आ गई, जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और ठीक 10 बजे डोरबेल बजी। मेरी बहन भागकर दरवाजा खोलने गई और जब उसने देखा कि स्वान निंग और सुनचैन ढेर सारे गिफ्ट्स पकड़े बाहर खड़े हैं, तो मेरे अलावा फैमिली में सबने खुशी खुशी उनका स्वागत किया, क्योंकि स्वान निंग के पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी दादी ने उसकी परवरिश की थी। और क्योंकि वो हमारी पड़ोसी थी, मेरे पेरेंट्स उसको हमेशा अपनी बेटी जैसा मानते थे। जैसे ही वो घर में आई, उसने मुझे बड़ी गहराई से देखा। उसकी नजरें ऐसी थीं जो मुझे कुछ समझ नहीं आई। पर तभी मेरी मॉम ने सुनचैन की तरफ देखकर स्माइल की और बोली, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो ना? मैंने तुम्हें सालों से नहीं देखा है, तुम पहले से काफी हैंडसम हो गए हो। और सुनचैन तुरंत खुशी से चमक उठा और बोला, थैंक यू आंटी, हमें मिले हुए कुछ साल हो गए हैं और आप अभी भी पहले की तरह ही खूबसूरत लगती हैं। और ऐसे ही अपनी मीठी मीठी बातों से उसने मेरे पेरेंट्स को खुश कर दिया। और तभी मेरी मॉम ने मुझे आवाज लगाई, जू
तुम अभी तक अपने रूम में क्या कर रहे हो? जल्दी आओ और आकर कुछ पियो। तो मैं चुपचाप बाहर आया और सुआन निंग और सुनचेन के लिए चाय डालते हुए आराम से बोला, हैप्पी न्यू ईयर सेकंड सिस्टर और ब्रदर सुनचेन। और ये सुनकर जिस तरह सुआन निंग ने मुझे देखा वो काफी अजीब और बेचैन करने वाला था। और बाद में जब मैं बाथरूम में था, उसने अचानक मुझे एक मैसेज भेजा कि तुम किस बात पर गुस्सा हो। पर मैंने उसको पूरी तरह इग्नोर मार दिया और लंच के टाइम बैठने की जगह को लेकर एक छोटा सा ड्रामा हो गया, क्योंकि मैं अपनी यूजुअल जगह पर बैठा था और बिना कुछ कहे सुआन निंग ठीक मेरे बगल में बैठ गई, जो एक्चुअली मेरी बहन की सीट थी। और जब मेरी बहन ने देखा कि उसकी सीट किसी और ने ले ली है, तो उसने सून के बगल वाली खाली सीट को देखा चैन और तुरंत कंप्लेन करते हुए बोली, हे तुम मेरी सीट क्यों चुरा रही हो? जल्दी उठो और अपने बॉयफ्रेंड के बगल में जाकर बैठो। और ये बोलते हुए उसने सुआन निंग को उठाने की भी कोशिश की। इस छोटे से ड्रामे के बाद सुआन निंग मेरे ठीक सामने वाली सीट पर बैठी थी और मुझे ऐसी गहराई से घूर रही थी जिसे पढ़ना मुश्किल था। पर मैंने उससे नजरें चुराई और चुपचाप अपना खाना खाता रहा। और आधे खाने के बाद वो एक फोन कॉल उठाने के लिए उठ गई और जैसे ही मैंने उसके सामने रखे खाली छोटे बोल को देखा, मैं एक पल के लिए रुका, अपना खाना निगला और आखिर में उसको इग्नोर करने का डिसाइड किया। और जब वो वापस आई तो उसने मेरे खाली बोल को बड़ी मतलबी नजरों से देखा और फिर दोबारा मुझे देखने लगी। मेरी बहन ने ये सब तुरंत नोटिस कर लिया और क्लैरिफाई करते हुए बोली, हम सब यहाँ फैमिली हैं, कोई तुम्हारा खाना नहीं छीन रहा, तो जूयू के लिए चीजें मुश्किल मत करो। और तभी मेरी मॉम ने पहले सुआन निंग को और फिर मुझे एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ देखा और बोली, जूयू तुम्हारी वानिंग बहन इस साल अपने बॉयफ्रेंड को घर लाई है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड कब लाने का प्लान कर रहे हो? हमसे मिलवाने के लिए? और सुआन निंग ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था, पर मैंने उसकी बात काट दी और बोला, डैड, मॉम, सिस्टर्स, अगर आप लोगों की नजर में कोई अच्छी लड़की है तो प्लीज मुझे मिलवाओ। पास्ट में जब भी मुझसे ऐसे सवाल पूछे जाते थे, मैं हमेशा साफ मना कर देता था। तो जब मेरी बहन ने देखा कि इस बार मेरा एटीट्यूड बदल गया है, वे खुशी से रोने लगी और बोली, श्याओ यू, आखिरकार तुझे अकल आ ही गई। अगर तू सच में किसी को ढूंढना चाहता है तो तेरी बड़ी बहन आज डिनर के बाद ही तुझे मस्त लड़कियों से मिलवाएगी। और मैं बस हल्के से हंसा और बोला, ठीक है। और जब सब लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, तभी अचानक सुआन निंग ने टोकते हुए कहा, आंटी मजाक मत कीजिए, सुनचान तो बस मेरा एक पुराना क्लासमेट है। और मेरी मॉम एक पल के लिए शॉक रह गई, जबकि सुनचन के चेहरे की स्माइल तुरंत गायब हो गई। और मेरी बहन, जिसे इस केओस में बड़ा मजा आ रहा था, उसने तुरंत बोला, तो तुम अभी भी सिंगल हो? तो मैं तुम्हें जूयू से मिलवा दूं। और जैसे ही उसने ये शब्द कहे, मेरा पहले से ही बेचैन दिल एकदम से घबरा गया। पर सुआन निंग ने तुरंत मेरी बहन को कोहनी मारी और बोली, चुप करो, जूयू मेरा भाई है। और मैंने एक लंबी सांस ली और अपनी पूरी ताकत लगाकर एक नेचुरल स्माइल देते हुए बोला, सही कहा सिस, बकवास मत करो। सुआन निंग मेरी सेकंड सिस्टर है। और डिनर के बाद वो सुनचेन के साथ चली गई और आगे की कुछ दिनों तक हमने एक दूसरे को बिल्कुल कांटेक्ट नहीं किया। मैं बस अपनी नॉर्मल लाइफ जीता रहा, खाना पीना और दोस्तों की पार्टीज अटेंड करना। और न्यू ईयर के 5वें दिन की रात को मेरी बहन का एक क्लास रियूनियन था और ये देखकर कि मेरा कोई प्लान नहीं है, उसने मुझे अपने साथ ले जाने की जिद की। भले ही मैं पहले ही जल्दी सो गया था, मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा। पर मेरी बहन ने जिद पकड़ ली और मुझे सीरियसली देखते हुए बोली, आज की रात तेरी सेकंड सिस्टर की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है, उसके भाई होने के नाते तुझे वहां गवाह बनने के लिए चलना ही होगा। और पार्टी में पहुंचने के बाद ही मुझे समझ आया कि उसका क्या मतलब था, क्योंकि सुनचेन इस रियूनियन में सुआन निंग को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाला था और उससे पैचअप के लिए पूछने वाला था। और जब से वो देश वापस आया था, तब से सब लोग यही बातें कर रहे थे कि उन दोनों के बीच प्यार अचानक काफी बढ़ गया है, जिससे उनके वापस साथ आने के चांसेस काफी हाई हो गए थे। और उनकी एक क्लासमेट जो एक ज्वेलरी स्टोर में काम करती थी, उसने यहां तक बता दिया कि सुआन निंग परसों मेरी दुकान पर एक रिंग सिलेक्ट करने आई थी। 90% चांस है कि वो सुआन चेन के लिए है। और क्योंकि मैं अपनी बहन के ज्यादातर क्लासमेट्स को जानता था, वहां पहुंचते ही कुछ लोगों ने मुझे ग्रीट किया, मजाक मस्ती की और यहां तक कि वहां प्रेजेंट सिंगल लड़कियों में से किसी एक को चूज करने के लिए मुझे चिढ़ाया। और मैं भी उनके साथ हंसने लगा और पागल बनने का नाटक करने लगा। वहीं थोड़ी दूर पर सुआन निंग चुपचाप बिना कुछ कहे सब देख रही थी। और डिनर ऑफिशियली शुरू होने से पहले सुनचेन ने मुझे साइड में बुलाया और बड़ी शांति और प्यार से बोला, जूयू, मुझे पता है कि वान निंग तुम्हें बहुत मानती है और तुम्हारी हर बात सुनती है, तो बाद में जब मैं कन्फेस करूंगा तो क्या तुम मेरे सपोर्ट में कुछ अच्छे वर्ड्स बोल सकती हो, ताकि हमारे वापस साथ आने के चांसेस और भी बढ़ जाएं। बाहर से तो वो बड़ा मासूम लग रहा था, पर मुझे पता था कि उसके दिल में कितना जहर भरा है, क्योंकि वो जानता था कि मैं सुआन निंग को पसंद करता हूं। फिर भी क्योंकि उसने हमारा रिलेशनशिप पब्लिक करने से मना कर दिया था, मैं सिर्फ चुपचाप अपना गुस्सा पीकर रह जाता था। और वो मेरी फीलिंग्स को मेरी वीकनेस बनाकर मुझे परेशान करना चाहता था। पर उसको नहीं पता था कि पिछली लाइफ की तबाही के बाद मैं पहले ही उससे मूव ऑन कर चुका हूं। तो मैंने बस उसकी तरफ स्माइल किया, उससे भी ज्यादा ब्राइट स्माइल देखा और बोला, हाँ बिल्कुल, टेंशन मत लो, मैं पक्का तुम दोनों की हेल्प करूंगा। और सेटिस्फाई होकर वो स्माइल करता हुआ प्राइवेट रूम में वापस चला गया।
और डिनर के टाइम पता नहीं क्यों सुआन निंग अचानक अजीब तरह से मेरे बोल में खाना भरने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं पास्ट में उसको सर्व करता था। और जैसे ही वेटर एक फ्रेशली कुक्ड हॉट चिकन की डिश लाया और उसने एक पीस उठाकर मेरे बोल में रखना चाहा, मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे कवर कर लिया और स्माइल करते हुए बोला, सेकंड सिस्टर, मैं अब बड़ा हो गया हूं, मैं खुद हैंडल कर सकता हूं। तुम इसे सनशाइन की बोल में क्यों नहीं डाल देती? और वो चिकन का पीस अजीब तरीके से हवा में ही रुक गया और ये देखकर सनशाइन ने जल्दी से अपना बोल उठाया और हाथ आगे बढ़ाते हुए हल्की सी हंसी के साथ बोला, सिस्टर वान निंग, क्या पता शायद आज रात यहाँ वो लड़की हो जिसे हमारा छोटा भाई जू पसंद करता है, तुम्हें उसकी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही उसने ये बोला, आसपास के क्लासमेट्स अचानक एक के बाद एक खड़े होने लगे उसको टोस्ट करने के लिए, देश में उसकी वापसी का स्वागत करते हुए। और जैसे ही उसने अपना ग्लास उठाया, सुआन निंग ने उसे छीन लिया और बोली, सॉनचिन को अल्कोहल हैंडल करना नहीं आता, मैं उसके हिस्से का पी लूंगी। और बिना सोचे उसने ग्लास उठाया और एक ही बार में पी गई, जिससे सब तालियां बजाने लगे और चीयर करने लगे। और जब वो एक के बाद एक ग्लास पीती गई, उसका चेहरा धीरे धीरे हल्के लाल रंग में ग्लो करने लगा। तब जाके सनशाइन ने उसको रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और बोला, विंग, तुम्हें मेरे लिए इतना पीने की जरूरत नहीं है। पर पता नहीं वो पहले ही नशे में थी या नहीं। उसने एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ उसको देखा और रिप्लाई किया, इट्स ओके, तुम अल्कोहल हैंडल नहीं कर सकते, ये लोग साफ साफ तुम्हारी टांग खींच रहे हैं। और उन शब्दों ने पूरे रूम में हलचल मचा दी, क्योंकि मुझे पता था यही वो पल था। सुआन निंग की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट आखिरकार आ गया था। और थोड़े लाल चेहरे के साथ सुनचेन ने उसको देखा और कन्फेस किया, वान निंग, इतने सालों बाद भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाया हूं, क्या हम फिर से साथ आ सकते हैं? और तुरंत हर कोई चीयर करने लगा, मेरे अलावा। माहौल एकदम किसी रोमांस स्टोरी के सीन जैसा सेट था, जहां मेल लीड बहादुरी से कन्फेस करके फीमेल लीड की हां का वेट कर रहा था। एक बहुत लंबे टाइम से रुकी हुई लव स्टोरी अपने एंड पर पहुंचने वाली थी, एक परफेक्ट मैच जिसे अभी बनना था। और जब मैंने उन दोनों को सबके अटेंशन के बीच खड़े देखा, तो मैं भी तालियां और शोर मचाने में शामिल हो गया और बोला, ब्रदर सनचेन जैसा डिवोटेड और हैंडसम लड़का सच में बहुत रेयर है। सेकंड सिस्टर, क्या तुम अब पिघल कर हाँ नहीं कहोगी? और ये सुनते ही सुआन निंग अचानक मेरी तरफ मुड़ी और भड़कते हुए बोली, जोयू, तुम्हें आज क्या हो गया है? बाकी लोगों का हमें इनकरेज करना अलग बात है, पर तुम मेरे बॉयफ्रेंड होकर इस प्रेशर में शामिल क्यों हो रहे हो? और जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, पूरा रूम शांत हो गया। मेरी बहन ने सबसे पहले रिएक्ट किया, सुआन निंग को शॉक में देखते हुए फिर मेरी तरफ देखकर पूछी, जोयू, उसने अभी तुझे क्या बुलाया? बॉयफ्रेंड? और मैंने बस हल्की सी स्माइल दी और एक्सप्लेन किया, सिस, तुम देख नहीं रही सेकंड सिस्टर नशे में है, वो बस मजाक कर रही है। पर स्वान निंग बिल्कुल खुश नहीं लग रही थी और स्वान जान को साइड पुश करके सीधे मेरी तरफ आने लगी। और जैसे ही मैंने नेचुरली एक कदम पीछे लिया, उसके पीछे से अचानक ग्लास टूटने की जोर की आवाज आई। जब उसने मुड़कर देखा, स्वान चान का पैर टूटे हुए ग्लास से कट चुका था। और जैसे ही स्वान निंग ने यह देखा, उसने बिना सोचे सब कुछ छोड़ दिया और भागकर उसको उठाने आई। उसकी भौएं टेंशन में सिकुड़ गई थी जब वो उसके घावों को देख रही थी, जबकि सुशिन ने पहले मुझे एक तिरछी नजर से देखा और फिर बड़ी बेचारी सी शक्ल बनाकर उससे बोला, वान निंग, कितने सारे लोग देख रहे हैं, मुझे जल्दी से छोड़ दो, वरना वो लोग हमारे रिलेशनशिप को मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे। और हमारा छोटा भाई जूयू भी बैड मूड में लग रहा है, तुम जाकर उसे चेक नहीं करोगी? उसकी आवाज एकदम नाप तौल कर थी, ना ज्यादा लाउड ना ज्यादा सॉफ्ट, बस इतनी कि मेरे कानों तक पहुंच जाए। और मुझे पता था कि उसने जानबूझकर ये बोला था, उसको फोर्स करते हुए कि वो सबके सामने बातें क्लियर करें। पर अनएक्सपेक्टेड तरीके से स्वान निंग ने स्ट्रेट फेस रखा और एंड में कुछ नहीं कहा, बस मुझे एक ब्रीफ लुक दिया और उससे बोली, उसे इग्नोर करो, मैं पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। और इसके साथ वो उसे सपोर्ट करते हुए प्राइवेट रूम से बाहर निकल गई। और जैसे ही वो गए, मेरी बहन गॉसिप करने के लिए तेजी से भाग कर आई और बोली, वो लड़की स्वान निंग कभी ड्रंक नहीं होती, मुझे बता आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? पर मैंने बस अपना सिर हिलाया और रिप्लाई किया, कुछ नहीं। शायद सनशाइन ने अचानक इतना सब कुछ बोल दिया था और उसको समझ ही नहीं आ रहा था। और हालांकि मेरी बहन और सवाल पूछना चाहती थी, पर मैंने उसे टाल दिया। और जैसे ही खाना खत्म हुआ, मैंने एक बहाना बनाया और निकल गया। पार्टी के बाद अकेले सड़क पर चलते हुए आसपास कपल्स और लोगों के ग्रुप्स हंस रहे थे और मुस्कुराते हुए पटाखे जलाने के लिए सड़क किनारे इकट्ठा हो रहे थे। फिर भी उस खुशी और नरमी का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। और जब मैं अपनी बिल्डिंग के नीचे पहुंचने ही वाला था, मैंने देखा कि सू वानिंग वहां इंतजार कर रही थी। तो मैंने इंस्टिंक्टिवली बिल्डिंग के एंट्रेंस की तरफ अपने कदम तेज कर दिए, पर उसने आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक लिया। और जब मैंने उसको अवॉइड करने की कोशिश की, तो उसने अचानक मुझे फोर्स करके अपने गले लगा लिया। और अगर मैंने अपनी पिछली लाइफ में वो तबाही नहीं देखी होती, तो शायद मैं भी उसके उस प्यार और गर्माहट को मिस करता। पर अब मैंने बस ठंडे दिमाग से उसको खुद से दूर किया और बोला, सेकंड सिस्टर, ये मेरी बिल्डिंग का एंट्रेंस है, अगर मॉम डैड ने हमें ऐसे देख लिया तो वो मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे तो क्या होगा? वो एक पल के लिए शॉक रह गई। जो हाथ उसने मेरी तरफ बढ़ाया था, वो धीरे से वापस खींचते हुए बोली, तुम्हें आज हुआ क्या है? तुम सबके साथ मिलकर ऐसे चीयर क्यों कर रहे थे? और मैंने बेफिक्री से अपने कंधे उचकाए और रिप्लाई किया, क्या मैं गलत था? सुन चैन तुम्हें अभी तक नहीं भूल पाया है, और उस टाइम तुमने उसको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। मुझे लगता है तुम दोनों का मैच अच्छा है, वापस साथ आना तो नॉर्मल ही है ना। मैं तो बस सच बोल रहा था, पर क्लियर था कि उसने इसको अलग तरह से लिया था, क्योंकि उसके चेहरे पर एक रेयर स्माइल आ गई थी जब उसने कहा, और तुम, क्या तुम अपनी आइडेंटिटी भूल गए हो?
किसने पहले कहा था कि अगर मैं किसी और मर्द के ज्यादा करीब आई तो? पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, मैंने अपना हाथ उठाया और उसकी बात काट दी, फर्मली बोलते हुए, स्वान निंग, हमारा पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। और वो वापस फ्रीज हो गई और कंफर्म करने के बाद कि मैं मजाक नहीं कर रहा था, आखिरकार उसके एक्सप्रेशन में पैनिक नजर आने लगा जब उसने कहा, किसने कहा हमारा ब्रेकअप हुआ है? मैं अलाउ नहीं करती। और मैंने शांति से रिप्लाई किया, तुम्हारा क्या मतलब है तुम अलाउ नहीं करती? पर इससे पहले कि वो जवाब देती, पीछे से मेरी बहन की लाइवली आवाज आई और मैं तुरंत पीछे मुड़ा और स्माइल के साथ एक्सप्लेन किया, सेकंड सिस्टर ब्रदर सुनचेन के लिए एक वॉच खरीदना चाहती है। वो मुझसे पूछने आई थी कि हम लड़कों को यूजुअली कौन से स्टाइल्स पसंद होते हैं, और वो बोल रही थी कि अगर मैंने सीरियसली आंसर नहीं दिया तो वो मुझे घर नहीं जाने देगी। और ये सुनते ही स्वान निंग का चेहरा उतर गया जब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कुछ कहने वाली थी, पर मेरी बहन ने इंटरप्ट करते हुए कहा, अगर सुनचेन के लिए है तो तुम सीधा उससे क्यों नहीं पूछती, मेरे भाई से क्यों पूछ रही हो? या फिर क्या तुम जूयू के लिए वॉच खरीदने की कोशिश कर रही हो? और इस बात पर सुआन निंग का चेहरा हल्का सा शर्म से लाल हो गया, पर मैंने कंफर्टेबली उसकी उंगलियां एक एक करके अपने हाथ से हटाई और बोला, क्योंकि तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया है ब्रदर सुनचिन के साथ रेकंसाइल करने का, सेकंड सिस्टर, तो अब तुम जाकर उसे क्यों नहीं ढूंढती? उसका पैर इंजर्ड है, उसको किसी की जरूरत होगी उसका ध्यान रखने के लिए। और ये सुनते ही उसकी आवाज अचानक लाउड हो गई, जूयू, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? तुम क्या बोल रहे हो? किसने कहा मैं उसके साथ रेकंसाइल कर रही हूं? और उसको मुझ पर चिल्लाते देखकर मेरी बहन ने भी अपना पेशेंस खो दिया और भड़कते हुए बोली, स्वान निंग, तुम्हें क्या हो गया है? तुम रिकंसाइल करती हो या नहीं ये तुम्हारा और सुनचिन का मैटर है, तुम जूयू पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रही हो? और जैसे ही लगने लगा कि वो फिर से फटने वाली है, मेरी बहन ने मुझे इशारा किया और बोली, सिस बहुत ठंड है, चलो जल्दी वापस चलते हैं। और जैसे ही मैं घर पहुंचा, इससे पहले कि मैं अपने जूते निकालता, स्वान निंग का कॉल आया और भले ही मैंने कई बार कट किया, वो बार बार कॉल करती रही। जब तक आखिरकार उसने एक मैसेज नहीं भेजा, तुम कितने बजे सोने वाले हो? मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगी, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, क्या हम बात कर सकते हैं? पर मैं अब और उसके चक्कर में नहीं फंसना चाहता था, तो मैंने बस अपना फोन ऑफ कर दिया। और जैसे ही मैं नहा धोकर लाइट्स ऑफ करके सोने वाला था, मेरी बहन ने मेरे रूम का डोर नॉक किया और बोली, जूयू, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, जल्दी बाहर आओ। पर मैंने बस ब्लैंकेट अपने मुंह पर डाल लिया और आलस में रिप्लाई किया, जो भी बात है हम कल करेंगे। और फिर वो आगे बोली, सुनचेन तुम्हें ढूंढ रहे। मैंने अचानक अपनी आंखें खोली, ये सोचते हुए कि उसे मुझसे आखिर क्या चाहिए होगा। और जब मैं बाहर आया, मैंने देखा कि सुनचेन दरवाजे के बाहर खड़ा था, जिसके हाथों में कई ब्यूटीफुली रैप्ड गिफ्ट बैग्स थे और उसके चेहरे पर एक वाइड स्माइल थी जब उसने बोला, मैं बाहर से कुछ लोकल स्पेशलिटीज लाया हूं, मैं तुम्हें पहले ही देना चाहता था पर मैं भूल गया। पर मैं उसके साथ नाटक खेलने के मूड में नहीं था और सीधे पॉइंट पर आते हुए पूछा, तुम यहाँ किसी और काम के लिए आए हो, है ना? और इस एक सेंटेंस के साथ उसने अपना असली रूप दिखा दिया। बिना बुलाए अंदर आया और चेयर पर बैठकर साफ साफ बोला, जूयू, मैं बात घुमाना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि जब मैं बाहर था तो तुम और जुआनिंग काफी क्लोज हो गए थे, पर अब मैं वापस आ गया हूं और मैं उससे शादी करने वाला हूं और फ्यूचर में हम बच्चे भी करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उससे दूरी बनाकर रखो। और मेरे दिमाग में धीरे से एक क्वेश्चन मार्क बन गया जब मैंने कामनेस के साथ रिप्लाई किया, तुम्हें पक्का कुछ गलतफहमी हुई है। वार्निंग और मैं भाई बहन की तरह हैं, क्या तुम्हारी बकवास हो गई? अगर हो गई हो तो प्लीज जाओ यहां से, मैं सोने जा रहा हूं। पर वो मुझे गुस्से से देखने लगा और भड़कते हुए बोला, अगर तुम नहीं होते तो वार्निंग और मेरा पैचअप आज हो ही जाता। आखिर तुम नाटक किस चीज का कर रहे हो? वार्निंग तुम्हें पसंद करती है, क्या तुम ये भी नहीं देख सकते? और मैंने पूरी सीरियसनेस के साथ बस अपना सर हिलाते हुए कहा, वार्निंग और मैं भाई बहन जैसा रिलेशन रखते हैं, आज भी और आगे भी, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो उसके पीछे जाओ बहादुरी से, ना कि मेरे जैसे किसी फालतू इंसान पर अपना टाइम वेस्ट करो। और मेरे इस जवाब ने उसकी बोलती बंद कर दी। वो काफी देर तक मुझे घूरता रहा बिना कुछ कहे, फिर आखिर में वो गिफ्ट बैग्स वहीं छोड़कर चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद भी मुझे थोड़ी भी शांति नहीं मिली, बल्कि मेरा दम घुटने लगा, क्योंकि पिछली लाइफ में जैसे ही स्वान निंग और मैंने अपनी शादी अनाउंस की थी, सुनचन प्राइवेटली मुझसे मिलने आया था। मुझे लगा था कि वो यहां कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने आया है, पर सरप्राइजिंगली वो शांत था। किसी खतरनाक लेवल तक शांत था। जब उसने अपना फोन निकाला और उसके और सुआ निंग के बीच की शुरुआत से अब तक की चैट हिस्ट्री खोली और मुझे पेज बाय पेज दिखाई। जब उन्होंने पहली बार एक दूसरे को पोलाइट मैसेजेस भेजकर ऐड किया था, वहां से लेकर जब वो एक दूसरे को जानने लगे थे, क्लोज आए थे, उनकी पहली डेट, उसका पहला कन्फेशन और वो मोमेंट जब वो कपल बने थे, यहां तक कि जब वो बाद में अलग हो गए थे और जब वो इतने साल अब्रॉड रहा था, उन्होंने तब भी ऐसी बातें की थी जो देखने में भले ही सिंपल और फ्रेंडली लगती थी, पर अंदर से फीलिंग से भरी थी। उन बातों का डबल मीनिंग था और तभी उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कम हो रही थी, जबकि उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन साफ झलक रहा था। और उसने पूछा, क्या तुम्हें समझ आया? वो जिससे जुआन निंग सच में प्यार करती है, वो मैं हूं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम दोनों मैरिड हो? उसका दिल कभी तुम्हारा नहीं होगा। उसने तुमसे प्यार की वजह से शादी नहीं की थी, वो तो बस उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पर उस टाइम मैंने ये मानने से इनकार कर दिया, ये सोचते हुए कि बेजान चैट रिकॉर्ड्स कभी उस इंसान की जगह नहीं ले सकते जो दिन रात उसके साथ रहा हो। पर मुझे अंदाजा ही नहीं था उसकी हर कही हुई बात सच होने वाली थी।
उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया और सुबह होने तक भी मैं जाग ही रहा था जब मेरी बहन ने दरवाजा नॉक किया और बोली, जूयू, क्या तू उस दिन नहीं बोल रहा था कि तू एक पार्टनर ढूंढना चाहता है? सिस की एक फ्रेंड आज बाहर से वापस आ रही है, वो भी तेरी ही फील्ड की मेडिकल स्टूडेंट है, क्या तू उससे मिलना चाहता है? और तुरंत मुझे अपने अंदर एनर्जी वापस आती हुई फील हुई और मैंने रिप्लाई किया, हाँ बिल्कुल, पुरानी चीजों को निकालो और नई चीजों को जगा दो, क्योंकि अभी खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि मैं नए लोगों से मिलूं। और मुझे उठकर नहा धोकर जल्दी से रेडी होते हुए देखकर मेरी मॉम हैरान होकर ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि उनका बेटा आखिरकार बड़ा हो ही गया है। और मैं बस खुद पर ही हंसा ये सोचकर कि एक तरह से इस सब का क्रेडिट सुआनिंग को ही जाता था। और मेरी बहन की ये दोस्त काफी सीधी लगी, क्योंकि मिलने का टाइम फिक्स होने के बाद उसने खुद आगे बढ़कर मेरी बहन से मेरा कांटेक्ट नंबर मांगा और मैंने अपनी बहन से कहा कि उसको मेरा वीचैट भेज दे। और उसको ऐड करने के बाद मैंने नोटिस किया कि उसकी प्रोफाइल पिक्चर में एक ब्रिटिश शॉर्ट हेयर कैट थी जिसने मुझे एक अजीब सा अपनापन फील करवाया, क्योंकि मेरी खुद की प्रोफाइल पिक्चर एक ब्लैक कैट की थी और उसने मुझे बताया कि हम अगले दिन मेरे घर के पास एक यूनान रेस्टोरेंट में मिलेंगे, जिससे मैं सरप्राइज हो गया। तो मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे स्पाइसी खाना पसंद है, यहाँ तक कि उस रेस्टोरेंट के बारे में जहां मैं अक्सर जाता हूं? और उसने सिंपली रिप्लाई किया, मैंने तुम्हारी बहन से पूछा। ऐसे किसी इंसान के लिए जो इतनी पहले से तैयारी करता है, मैं अपने आप ही उनकी तारीफ करने से नहीं रह सका। तो अगले दिन मैं थोड़ा जल्दी घर से निकल गया, पर डेट पर जाने के रास्ते में सुआनिंग बार बार कॉल करने लगी और जब उसने देखा कि मैं कॉल नहीं उठा रहा हूं तो उसने मैसेजेस भेजना शुरू कर दिया। जूयू, तुम कहां हो? मैं अभी तुमसे मिलने आ रही हूं, चलो हम ठीक से बात करते हैं, प्लीज इसे पढ़कर रिप्लाई करना, मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते में इतनी दूरी आए। पर मैंने उसको डीएनडी पर डाल दिया और सब कुछ इग्नोर कर दिया और रेस्टोरेंट में आकर वेटर के पीछे चलते हुए मैं उस सीट की तरफ गया जो लिन स्वान ने रिजर्व करवाई थी। दूर से ही मैंने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को खिड़की के पास बैठे हुए देखा और मैं तुरंत समझ गया कि वो वही होगी। और हमारी पहली मीटिंग में लिन स्वान काफी थॉटफुल थी, क्योंकि उसने मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट निकाला, एक बहुत ही प्यारा सा खोदा हुआ लकड़ी का म्यूजिक बॉक्स। थोड़ा सा घुमाते ही म्यूजिक बॉक्स बजने लगा और उसकी सॉफ्ट मेलोडी में चिड़ियों की चहचहाहट और बहते पानी की पीसफुल आवाज गूंजने लगी और ये बहुत ही वार्म और कंफर्टिंग फील हो रहा था। तो जब मैंने लिन स्वान की तरफ सच में खुशी से देखा तो वो थोड़ी शर्माती हुई और प्राउडली बोली, ये मैंने खुद बनाया है। और मैं खुद को ऐसी हैरानी भरी हंसी रोकते हुए नहीं रोक सका जब मैंने पूछा, तुम मेडिकल स्टूडेंट नहीं हो, फिर तुम ऐसी चीज कैसे बना सकती हो? और वो हंसने लगी, थोड़ी शर्माते हुए, पर उसकी खुशी साफ दिख रही थी और बोली, मेरे दादाजी एक कारपेंटर थे, मैंने ये उनसे बचपन में सीखा था। और मैंने उसे थम्स अप दिया, सच में उसके टैलेंट की तारीफ करते हुए। और जैसे ही हमने बात करना और खाना शुरू किया, उसने मुझे बिल्कुल आराम फील कराया। यहां तक कि जब हमारा खाना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, मैं उसके साथ मजाक करने लगा था और बोला, पहली ही मीटिंग में इतना कीमती गिफ्ट देना, मुझे तो पता भी नहीं कि इसका बदला कैसे चुकाऊं। मुझे ड्राइंग या गाना गाना तो आता नहीं। और उसने हल्के से हंसकर कहा, कोई बात नहीं, हम आगे मिलते रह सकते हैं, बस वही तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट होगा। और जब हम बात करते हुए हंस रहे थे, तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई जिसने तुरंत मेरा अच्छा मूड खराब कर दिया। और जब मैं पीछे मुड़ा, मैंने सुआनिंग को खड़े हुए देखा, जो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड लग रही थी। और वो बोली, जूयू, क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हें ढूंढने में कितनी मेहनत लगी? और इससे पहले कि मैं रिएक्ट करता, वो आगे आकर मेरा हाथ पकड़ती हुई मुझे चेयर से खींचते हुए बोली, तभी तो तुम ना मेरी कॉल्स उठा रहे हो ना मैसेजेस का जवाब दे रहे हो। जूयू, तुम वाकई कमाल हो, हमारा अभी तक ब्रेकअप नहीं हुआ है और तुमने पहले ही किसी और औरत के साथ डेट पर आने की जल्दी मचा रखी। उसकी आवाज बहुत ऊंची तो नहीं थी, लेकिन आसपास के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए काफी थी। और मैंने गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए कहा, बकवास करना बंद करो। उस दिन तुम्हारे बर्थडे पर ब्रेकअप की बात छेड़ने के बाद से मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं सिंगल हूं, मैं जिसे डेट करूं उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरी ये बात उसे इस हद तक गुस्सा दिला गई कि उसने ठीक सबके सामने मुझे किस करने की कोशिश की। पर तभी उसी आखिरी पल में एक अच्छे तरह से डिफाइन किए हुए नकल्स वाले हाथ ने हमारी बीच की दूरी को ब्लॉक कर दिया। लिन सुआन आराम से आगे आई और हल्का सा पुश करते हुए मुझे पीछे करके शील्ड किया और फर्मनेस के साथ कहा, मिस, अगर आपने यही बर्ताव जारी रखा तो मैं पुलिस को कॉल करके आपके हरास करने की रिपोर्ट कर दूंगी। इस पे सुआनिंग अचानक फट पड़ी, तुम आखिर हो कौन? मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हूं, मुझे मत रोको। और जैसे ही उसने ये कहा, बिना किसी हिचकिचाहट के उसने लिन सुआन के कॉलर को पकड़कर हटाने की कोशिश करी, पर वो उससे ज्यादा मजबूत नहीं थे। लिन युआन ने आराम से उसको पीछे ढकेलकर और ठंडे दिमाग से रिप्लाई दिया, इस तरह के गुस्से के साथ ये मान पाना मुश्किल है कि आप इसकी गर्लफ्रेंड है। उसके शांत बिहेवियर को तुरंत दूसरे लोगों की सपोर्ट मिल गई। ये देखकर कि वो जीत नहीं सकती है, सुआनिंग ने फाइनली हाथ पैर मारना बंद कर दिया। पर जैसे ही लिन सुआन ने अपना ध्यान मेरी ओर घुमाकर मुझे देखने ही वाली थी, सुआनिंग अचानक उस पर दोबारा कूद पड़ी। वो दोनों नीचे गिर के एक दूसरे पर जोर आजमाइश करने लग पड़े थे। इन सब के बीच बिल्कुल ही नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ मैंने अपना फोन निकाल के 110 पे कॉल लगाया, फिर तुरंत ही सूचन को कॉल किया और उससे उसकी गर्लफ्रेंड को संभालने को कहा। पर जैसी मैंने उम्मीद नहीं करी थी, उसका ठीक उल्टा हुआ। उसकी आवाज दूसरी साइड से उतनी ठंडी आ रही थी और उसने कहा,
आज के बाद मुझे जुआन निंग से जुड़ा कोई कॉल मत करना। हमारा आपस में राजीनामा होना नामुमकिन है। इससे पहले मैंने कुछ भी कहा उसने कॉल काट दी, जिसकी वजह से मैं अपने फोन को ठीक से ना समझने वाले कंफ्यूजन में आ गया था कि आखिर चल क्या रहा था। और तभी पुलिस स्टेशन में अफसरों ने उन दोनों की एक दफा डांटते हुए सुनाई की और उसके थोड़ी देर बाद छोड़ दिया। जिस पल हम बाहर आए, सुआन निंग ने दोबारा मेरी और उसकी भावनाओं के साथ देखा, जिसे पढ़ना मेरे लिए आउट ऑफ कंट्रोल था। मैं उम्मीद हारते हुए बेबस होकर कहा, सुआन निंग कृपया मेरे को परेशान करना छोड़ दो। पर वो तुरंत बेसब्र होकर उसने वापस रिप्लाई दिया, उस दिन मैं ठीक से नशे में थी, मैं बस मजाक कर रही थी, इसको सीरियस मत लेना। मैंने सुनचैन से वापस साथ जुड़ने का नहीं कभी कोशिश करी, नहीं सोचा। जिस इंसान को मैं पसंद करती हूँ वो तुम ही हो। और मैंने ठंडे स्वभाव से एक हंसी हंसते हुए कहा, तुम इस तरह से मुझे पसंद करने की बात बोलती रहती हो, तो फिर तूने पिछले 5 साल से इस रिलेशनशिप को छुपाकर और मुझको अंधेरे में रखते आई हो। और मैंने उसको सर हिलाते हुए बोला, जिस इंसान को तुम प्यार करती हो ना, वो मैं नहीं। और वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ये बोलने के बाद मैं मुड़ा और उस जगह से आगे चलता गया। जैसे ही वो मेरा पीछा करने लगी तो लिंग स्वान सामने आ गई और रास्ता रोकते हुए खड़ी हो गई। अब इसके अलावा स्वान निंग के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय हमें यहां से वापस जाता हुआ देखने के। पर मैंने ये तो ठीक से नहीं सोचा हुआ था कि वो बाद में इस रिश्ते को पूरी दुनिया के आगे बोलकर दिखा देंगे। और उसी जल्दी सुबह होने के बाद जब मैं हाफ जागे हुए अवस्था में था तो मेरी बहन ने मेरे बेडरूम का दरवाजा खटखटाया। नींद में पड़ी आंखों को खोलकर ही जैसी मैंने देखा तो स्वान निंग बहन के साथ ही खड़े थे। बिना सोचे समझे ही मैंने उस दरवाजे को बंद करना चाहा, पर मेरी बहन ने रोक लिया और बोली, जूयू, वान निंग ने मुझे सब कुछ बता दिया है, क्या तुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना? और मैंने बस एक अजीब सी हंसी दी और रिप्लाई किया, मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। वो और मैं तो बस मुंह बोले भाई बहन है। पर मेरी बहन ने लगातार सवाल पूछते हुए कहा, पर उसने कहा कि तुम दोनों 5 साल से रिलेशनशिप में थे, ये चल क्या रहा है? और ये सुनते ही मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया और बोला, हमने 5 साल डेट किया? तो फिर बताओ सेकंड सिस्टर, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? और स्वान निंग ने बोलने के लिए मुंह खोला, पर एंड में उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि उन 5 सालों में उसने मेरे बारे में कभी कुछ पोस्ट नहीं किया था। अपनी सोशल मीडिया पर एक सिंगल अपडेट तक नहीं। अगर कोई पोस्ट होती भी थी तो वो हमेशा हम तीनों की ग्रुप फोटो होती थी। और 5 साल डेट करने के बाद भी हमने जो गिफ्ट्स एक्सचेंज किए वो बस खाने पीने की चीजें होती थी। ऐसा कुछ नहीं था जिसका कोई सबूत पीछे छूटा हो, क्योंकि वो कभी कोई ऐसी सॉलिड चीज चाहती ही नहीं थी जिससे हमारा सच बाहर आए। और मुझे याद है मैं कितना बुरा और डाउटफुल फील करता था। फिर भी हर बार वो बस यही बोलती थी कि मैं अभी छोटा हूं और मेरी फैमिली इसके खिलाफ होगी। पर मैं अब छोटा नहीं था, मैं 18 साल की उम्र से उसके साथ था और अब मैं 23 का हो चुका था। और जैसे ही उसे कुछ याद आया वो अचानक बोली, क्या तुम्हारे फोन में हमारी फोटोज नहीं है? उन्हें निकालो और अपनी बहन को दिखाओ। पर मैंने बस एक ठंडी हंसी दी और रिप्लाई किया, है ना, पर जो फोटोज हमने अकेले ली थी वो सब मैं पहले ही कर चुका हूं। अब बस वही ग्रुप फोटोज बची हैं जब हम तीनों एक साथ बाहर गए थे। और मेरी बहन जो पास खड़ी सब सुन रही थी, उसे पहले ही इन सब पर डाउट होने लगा था। वो सुआन निंग को ऐसे देख रही थी जैसे कुछ बहुत बड़ा झोल हो और बोली, तुम कह रही हो तुमने 5 साल डेट किया? ठीक है, शायद आसपास के लोगों को नहीं पता था, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सिंगल सबूत भी ना हो? सुआन निंग, क्या तुम श्योर हो तुम मेरे भाई को डेट कर रही थी? अगर तुम इसी रिलेशनशिप कहती हो तो क्या तुम इंसान भी हो? और ये देखकर के स्वान निंग अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई है, मेरी बहन का पेशेंस जवाब दे रहा था। वहीं स्वान निंग ने मुझे घबरा कर देखा और बोली, जूयू जल्दी अपनी बहन को एक्सप्लेन करो, हमने सच में 5 साल डेट किया है। क्या तुम वो सब भूल गए जो मैंने तुमसे कहा था? क्या तुम भूल गए कि तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो? और ये शब्द सुनते ही मेरे अंदर एक अजीब सी घिन भर गई जब मैंने शांति से कहा, सिस, मुझे लगता है स्वान निंग ने ज्यादा पी ली है और अभी तक इसका नशा नहीं उतरा, इसे ले जाओ यहां से। और उसके जाने के बाद मैंने उसकी सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ब्लॉक कर दी, क्योंकि सब कुछ पहले ही क्लियर हो चुका था और अब आगे इसमें पढ़ना बस हरासमेंट होता। पर उसके बाद भी वो थोड़ा ड्रामा करने के लिए कुछ बार मेरे घर आई, यहां तक कि मेरे पेरेंट्स को पता चल गया और उन्हें झाड़ू लेकर उसे भगाना पड़ा। वो पूरी तरह से कंफ्यूज थी कि एक परफेक्टली नॉर्मल इंसान अचानक मेंटली अनस्टेबल कैसे हो सकता है। यहां तक कि वो ये भी सोचने लगे कि क्या उसका सुनचैन के साथ झगड़ा हो गया है और वो मुझे एक सब्स्टिट्यूट की तरह यूज करने की कोशिश कर रही है। और मेरी बहन की लगातार सवाल पूछने पर आखिरकार मैंने उसे सुआन निंग के साथ अपने पिछले 5 साल के रिलेशनशिप के बारे में बता ही दिया। और मुझे डांटने के बजाय उसने बस सिंपैथी से मेरे सर पर थपथपाया और बोली, तू वाकई एक बेवकूफ है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता कि वो ऐसी इंसान है तो मैं उससे बहुत पहले ही नाता तोड़ चुकी होती। और फिर उसने मुझे सीरियसली देखा और आगे बोली, जूयू, ये बात हमेशा याद रखना, अपनी लाइफ में कभी किसी ऐसे इंसान को मत रखना जो तुम्हें रिलेशनशिप में बुरा फील करवाए। उसे एकदम क्लीन तरीके से कट ऑफ कर दो, समझा? और मैंने हाँ में सर हिलाया, क्योंकि मुझे आखिरकार समझ आ गया था। और मेरी छुट्टियां खत्म होने के बाद मैं वापस हॉस्पिटल में काम पर गया, जहां मैंने नर्स स्टेशन पर कुछ फीमेल कॉलीग्स को सर्जरी डिपार्टमेंट में आई एक नई डॉक्टर के बारे में बात करते सुना। वो कह रही थी कि वो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि एक ऑनर स्टूडेंट भी है जिसने एक फेमस फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है। और जब मैंने सुना कि उसका सरनेम लिन है तो मेरी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। हालांकि मैंने तुरंत इसे इम्पॉसिबल सोचकर निकाल दिया, क्योंकि ऐसे कोइंसिडेंसेस के लिए दुनिया बहुत बड़ी है। पर उस सुबह हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर बैनर्स लगाए गए थे और एक वेलकम मीटिंग भी रखी गई थी।
और तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि वो न्यूली हायर्ड डॉक्टर एक्चुअली लिन स्वान थी। और जब सब लोग तालियां बजा रहे थे, उसने सीधे मेरी तरफ देखा और स्माइल किया। और वो स्माइल इतनी देर तक चली कि एंड में सब लोग उसकी नजरों के पीछे देखने लगे और मेरी तरफ मुड़कर देखने लगे, जबकि मेरे बगल वाले कॉलीग ने मुझे कोहनी मारी और धीरे से बोला, तो चल क्या रहा है, तू इसे जानता है क्या? और मैंने तुरंत झूठ बोला, नहीं, आज मैं भी डॉक्टर लिन से पहली बार मिल रहा हूं। पर जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, लिन स्वान सीधे चलकर मेरे पास आई और स्माइल करते हुए बोली, जूयू, क्या कोइंसिडेंस है। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, आसपास सब लोग फुसफुसाने लगे और 1 महीने के अंदर पूरे हॉस्पिटल को पता चल गया था कि लिन स्वान मेरे पीछे है, काम के बाद मेरा वेट करती है, मेरी नाइट शिफ्ट्स में मेरे लिए लेट नाइट स्नैक्स लाती है, और उसके इतना खिलाने की वजह से मेरा 1 किलो वजन भी बढ़ गया और हमारा रिलेशन धीरे धीरे एम्बिग्युअस सा हो गया, जैसे पेपर की एक पतली लेयर जिसे अभी तक फाड़ा नहीं गया था। पर जिस चीज की मैंने उम्मीद नहीं की थी वो थी सुआन निंग को वापस हॉस्पिटल में देखना। और तब तक मुझे उसे आखिरी बार देखे 2 महीने से ज्यादा हो चुके थे। और जब मैंने उसे देखा तो वो एक लड़के के साथ डॉक्टर को दिखाने आई थी। और जैसे ही मैंने उस लड़के का फेस देखा, मैं शॉक रह गया, क्योंकि वो एक्चुअली थोड़ा बहुत मेरी तरह दिख रहा था। और उसने भी मुझे नोटिस किया। एक पल के लिए वो जमी रह गई और फिर मेरी तरफ आने लगी, जबकि मैं जल्दी से भीड़ में से एलिवेटर की तरफ भागा, उसे अवॉइड करने के चक्कर में, पर गलती से सीधा किसी के गले जा लगा। और मुझे छोड़ने के बजाय लिन स्वान ने मुझे एक इंटीमेट पोस्चर में और भी जोर से पकड़ लिया, जिसने सबका अटेंशन खींच लिया। और जब मैंने अपना सर घुमाया तो मैंने एलिवेटर के डोर्स को क्लोज होते हुए देखा, और उस बंद होते हुए गैप में से मैंने आखिरी बार सुआन निंग के टूटे हुए चेहरे को देखा। पर अब मेरे दिल में कोई हलचल नहीं थी और मैंने बस अपने मन में सोचा, हमेशा के लिए अलविदा सुआन निंग, अब मेरी बाकी की लाइफ में तुम्हारा कोई वजूद नहीं रहेगा मेरी।